गुजरे चांद के 100 बरस गुजरे बिन जिए तुझ में मुस्कुराते हैं तुझ में गुनगुनाते हैं ऐ खुदा खुदा जुगड़ी जी एक मेरा पीर दी जुगड़ी जी है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे सारे राह चलते चलते जब भी हम बहुत बड़ा सपना देखते हैं तो वो जो है सबसे पहले तो हमें घर से ही मना कर दिया जाता है कि अरे क्या करोगे, जॉब कर लो। कोई भी अगर कुछ अलग हट के सोशल मीडिया पे करेगा तो अच्छे तो लोग कम बोलेंगे, उसको गाली पहले पड़ेगी। सारेगामापा में भी ऐसा था कि जो है बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलते थे, पॉजिटिव भी बोलते थे, पर तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसको हैंडल कैसे करना है। वेल एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, और उन्होंने मुझे देखते ही मुझे हॉन्टेड 3D ऑफर कर। कहीं ना कहीं मैं लकी भी मानती हूँ अपने आप को। इतनी बड़ी फिल्म मुझे मिल जाना, जो कि उस लड़की को जो मैं सिंगर बनना चाहती थी हमेशा से। सारे होम प्रोड्यूस्ड आर्टिस्ट्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि माँ बाप अगर इतनी मेहनत करते हैं तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग, जो बाहर के जैसे लोग, उन्हें डबल मेहनत है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनको कौन पसंद है ये उनकी चॉइस है। अवार्ड छोड़ दो, आपको कुछ एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला। म्यूजिकली मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं। तो ये कंपनी टीवी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। अच्छा, मुझे एक आदत है कि मैं गिव अप नहीं करती। मुझे गिव अप करना मैंने सीखा ही नहीं। मुझे जब शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन मिले थे तब एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स था, फिल्में। आई वांट टू बी लव्ड बाय पीपल, आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड। जरूरी नहीं है कि आपकी पिक्चर हमेशा जो है हर रोज पेपर में छपे, या वो शायद ये भूल गए हैं कि हम अभी भी एक बहुत ही कल्चरल कंट्री का हिस्सा हैं। आप पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉयकॉट नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज़ इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। क्योंकि मैं मिस करती हूँ अपना घर, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया। पहले फिल्म करने वाली थी डियर मॉम, जो इंग्लिश फिल्म थी, पर हम लॉकडाउन लग गया, सारा अली खान हो और मेगा फकर हो, तो लोग सारा अली खान के पीछे पहले हुए। आपको अवार्ड मिलने वाला है, और आप अगर अवार्ड फंक्शन में नहीं गए हो तो वो अवार्ड किसी और को दे देते हैं। ओवरनाइट आप जाके स्टार नहीं बन सकते। मैं बचपन से सिंगर बनना चाहती हूँ। कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, क्या काम करती है, वो बचपन से था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। टिया वाजपेयी या ट्विंकल वाजपेयी, पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि एक भारतीय गायक, एक मशहूर बेहतरीन टीवी एक्ट्रेस, और फिर सफर की शुरुआत एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर किया। 2005 साल अगर आपको याद हो तो लखनऊ की रहने वाली टिया वाजपेयी कम उम्र में सारेगामापा से एक कंटेस्टेंट के रूप में अपने सफर को तय किया, लेकिन नहीं पता था कि जीवन का सफर उन्हें उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिसके शायद उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा। 2005 के बाद से 2006 के बाद जब घर की लक्ष्मी बेटी आई तो टिया को एक नई पहचान मिली, क्योंकि हर घर में इनकी पहचान पहुंच गई एक अच्छी सकुशल बेटी के रूप में। सबने ये महसूस किया कि अगर बेटी होनी चाहिए तो टिया जैसी होनी चाहिए। फिर इनकी सफर की शुरुआत एक टीवी एक्ट्रेस से बॉलीवुड की तरफ बढ़ी। 2010 में विक्रम भट्ट साहब की मूवी 3D हॉन्टेड उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद 1920 एवर रिटर्न्स अवतार सुदाशनी का सुपर हिट मूवी उन्होंने दी। बहुत बहुत स्वागत है टिया हमारे स्टूडियो में आपका। और बहुत खुशी होती है कि जब अपने ही शहर से कोई जाए और उस मुकाम तक पहुंचे जिसके हम ये कहते हैं एक्सपेक्टेशंस भी ना हो। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि टिया वाजपेयी बैक विद द सीक्रेट डायमेंशन इंग्लिश मूवी है, और उसका सॉन्ग जैसे मैंने आपको बताया, द वेयरिंग माय क्राउन, द अल्टीमेट हिटर सॉन्ग। दिलचस्प कहानी है। जब ये मैंने पढ़ा, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, और द हिटर्स का क्या मतलब? वेल, सीक्रेट डायमेंशन पहले तो फिल्म जो है वो एक ऑडियो विजुअल म्यूजिकल एल्बम है, और फिल्म की कहानी ये है कि हर छोटे शहर का इंसान, हर सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं कहूँगी, तो एज अ वुमन एक लड़की की कहानी कहूँगी, छोटे शहर की, चाहे लड़का हो लड़की हो। जब भी हम बहुत बड़ा सपना देखते हैं तो वो जो है सबसे पहले
पहले तो हमें घर से ही मना कर दिया जाता है कि अरे क्या करोगे, जॉब कर लो, अरे क्या करोगे, ये कर लो। लेकिन जब आप अपने से बहुत बड़ा सपना देखते हो, जब आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो लोग जो है सब आपको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो, और स्पेशली छोटे शहर में एक ना ये स्टिग्मा है कि अरे वहां जाओगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, कोई कुछ कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। और वो चीज यहाँ से आप शुरू करते हो, सामना करते 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 जब आप बड़े शहर जाते हो, किसी जो है अपने सपने को पूरा करने जाते हो, फिर वहां पे आपको एक बहुत अलग तरीके से देखा जाता है कि ये क्या करेगा, इसे क्या पता है, इसे कुछ नहीं पता है। फिर आपको उसको भी जो है अपने आप को मतलब मुझे ऐसा लगता है हर एक स्टेप में अपने आप को प्रूव करना, हर एक स्टेप में जो है आगे बढ़ते जाना, चाहे आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। वो सीक्रेट डायमेंशन उसके बारे में है कि जो जर्नी है ना, जो नॉन स्टॉप जो फाइटर्स की जर्नी है, तब जाके आपको कहीं जो है अपने अंदर का सीक्रेट डायमेंशन, जो एक अलग जो है डोर खुलता है आपके अंदर का, जो बहुत सक्सेस और बहुत सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, जिंदगी के हर पड़ाव पर। सो सीक्रेट डायमेंशन फिल्म उसके बारे में है। रही बात वेयरिंग माय क्राउन की, तो वो मैंने लिखा है क्योंकि आजकल आप देखो तो सोशल मीडिया पे जो है लोगों, मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि इंडियंस होके या इंसान होके आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि आप जिसको ट्रोल कर रहे हो, चाहे एक सेलिब्रिटी हो, चाहे एक नॉर्मल लड़की हो, लड़का हो, कोई भी अगर कुछ अलग हट के सोशल मीडिया पे करेगा तो अच्छे तो लोग कम बोलेंगे, उसको गाली पहले पड़ेगी। सो मैंने इसलिए वेयरिंग माय क्राउन लिखा है कि मेरी टीम और मेरे बीच में ये जोक भी है कि इट्स द वर्चुअल पंच फॉर ऑल द हेटर्स, बिकॉज आप जब कुछ भी बिना सोचे समझे किसी को बोल देते हो, आपको आजकल लोग इस वजह से सुसाइड्स कर ले रहे हैं, लोग इस वजह से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं क्योंकि आप कभी किसी के वेट को लेके घूमे। तो मैंने गाना बहुत सोच समझ के उन लोगों के लिए लिखा है जिनको कोई कमीज नहीं है, जो हर चीज में सुबह उठ के दे चूज वायलेंस। शायद पापा ने डांट दिया हो, या पति से झगड़ा हो गया हो, या ऑफिस में बॉस ने डांट दिया हो, सो वो सोशल मीडिया खोल के सीधा एक टारगेट हिट करेंगे और उसको जो है सारा गुस्सा उस पर निकाल देंगे बिना उसकी गलती के। सो ये गाना उन लोगों पे डेडिकेटेड है। मतलब एक ट्रू फैक्ट पे आपने ये गाना डेडिकेट किया। क्योंकि आपने ये गाना डेडिकेट किया दिया, तो ये समझ सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में भी वो दौर, वो सिचुएशन आपने फेस की है ट्रोलर्स की, और क्या वाकई जो आप एक आइडियल स्टेज पे रहते हैं, तमाम लोग आपको जहाँ पे सुनते हैं, आपकी आइडियाज को फॉलो करते हैं, वहाँ पे ट्रोलर्स इफेक्ट करते हैं? करते हैं। मैंने ये चीज जब मैं सारेगामापा में गई थी तब मैंने बहुत इस चीज को जो है, क्योंकि तब मैं बहुत नई थी, मैं बहुत छोटी थी। आप एक 16-17 साल के बच्चे को अगर इतना बुरा भला अचानक से बोलने लगो तो उसको थोड़ा सा इफेक्ट होगा ही, क्योंकि सारेगामापा में भी ऐसा था कि जो है बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलते थे, पॉजिटिव भी बोलते थे, पर तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो उस वक्त में बहुत इफेक्ट होती थी। फिर बीच में जो है जब ये इंस्टाग्राम्स और ये सारी चीजें आने लगी तो कहीं ना कहीं ट्रोलिंग हुई है, कहीं ना कहीं लोगों ने हमेशा जो है प्यार बहुत दिया है, लेकिन वो बीच में 3-4 लोग ऐसे आ ही जाते हैं जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे, कमेंट करेंगे, या ये बेकार है, किसी ने लिखा था गाना छोड़ दो, किसी ने लिखा था एक्टिंग करना छोड़ दो। आई वाज लाइक मैं ये कर रही हूँ उनके लिए जो मेरे फैंस हैं, आपको नहीं पसंद है आप मत देखो। मैं पहले बहुत वोकल नहीं थी, तो मैं पहले हमेशा जो है अपने शब्दों में वो करती थी, तो मैंने लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगा, मैंने पहले पोइट्रीज लिखना शुरू की। साहित्य नॉलेज भी है आपको? कोशिश जारी, कोशिश कह सकते हैं। इतना मैं नहीं कहूँगी मैं कोई पंडित हूँ ऐसा नहीं है, बट हाँ सीख रही हूँ अभी। तो लिखना शुरू किया एंड देन मुझे लगा कि वर्ड्स हैव पावर, क्योंकि अगर हेटर्स और ट्रोलर्स के पास इतनी पावर है तो हमारे पास भी वही पावर है। कलम में ताकत है, कलम में बहुत ताकत है। तो वो अगर नेगेटिव कर रहे हैं, हम पॉजिटिव कर सकते हैं, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के ऊपर ही होता है, क्योंकि लोग एक हंसते हुए इंसान को हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन एक फ्राउन करते हुए इंसान को अगर लोग देखते हैं तो वो थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगा कलम में इतनी ताकत है, लेट मी गिव इट बैक इन देयर ओन वर्ड्स। क्योंकि आपने सिंगर टिया को क्यों महसूस हुआ कि बॉलीवुड में जाना चाहिए, फिल्म करना चाहिए?
क्योंकि उसके लिए शुरुआत होनी चाहिए, तो फिर ऑडिशन देना चाहिए आपको। क्या आपने ऑडिशंस भी दिए हैं, रिजेक्शंस भी फेस किए हैं क्या लाइफ में? वेल एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बनूंगी। जब आप बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस जॉब के साथ, क्योंकि फिल्में बचपन से अगर आप मैं देखती आई हूँ बचपन से, तो जो फिल्मी कलाकार जो होते हैं उन्हें बहुत ऊपर रखा गया है। सो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये ऐसा हो गया कि समहाउ एक्टिंग फिल्मों ने मुझे चूज किया। आई डोंट नो कैसे बोलूं मैं इसको, लेकिन जब मैं पहली बार विक्रम सर से मिली तो मेरे म्यूजिक एल्बम के लिए मिली थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे देखते ही मुझे हॉन्टेड 3D ऑफर कर दी, क्योंकि एक सिंगर का कैरेक्टर था उसमें, वो गाती है, वो एक पियानो स्टूडेंट है। तो उन्होंने मुझे देखते ही उन्होंने बोला कि इससे परफेक्ट मीरा मेरे लिए नहीं हो सकती। तो फिल्में कहीं ना कहीं मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मुझे हॉन्टेड ऑफर हुई उसके बाद मैंने जो है उसमें बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू किया। और फिर वहां से हॉन्टेड 3D हिट हुई, तो फिर लंका ऑफर हुई मुझे। लंका ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे 1920 ऑफर हुई। 1920 इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड सुपर हिट हॉरर फिल्म्स। आज तक भी अगर आप देखिए उठा के, तो आई लव द मोस्ट। आज भी आप देखिए जितनी भी हॉरर फिल्म्स इंडिया में बनी है, 1920 इज द मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड फिल्म। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं लकी मानती हूँ अपने आप को कि इतनी बड़ी फिल्म मुझे मिल जाना, जो कि उस लड़की को जो मैं सिंगर बनना चाहती थी हमेशा से। मैंने सारेगामा में भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि मुझे सिंगर बनना था, बट आई थिंक उस समय भी मैं पहली ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसको वो लोग बहुत ज्यादा तैयार करते थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लगती थी उन्हें। ऐसा उनका कहना था कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो आपको अपने लुक्स पे ध्यान देना चाहिए। सो आई थिंक मेरा डिसीजन नहीं था, वो डेस्टिनी कह सकते हैं, किस्मत कह सकते हैं। आपने बैक टू बैक जो मूवीज की है वो विक्रम भट्ट साहब के साथ ही की है। हॉन्टेड किया, फिर आपने एवर रिटर्न्स किया, फिर आपने बोला कि आपको लंका मूवी मिली, उसके बाद आपने एक और बीच में मूवी किया था, दैट इज बंके की क्रेजी बारात। तो ये आपने किसी और डायरेक्टर ने आपको अप्रोच या आपके क्या रीजन है? मैं एक्चुअली विक्रम भट्ट की कंपनी के साथ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में थी। सो बेसिकली जो है बॉलीवुड में एक ये रूल है, मतलब अनसेड रूल है कि लोग होम प्रोड्यूस्ड आर्टिस्ट्स के साथ काम करते हैं। तो लोग अपने एक्टर्स साइन करते हैं, चाहे आप एक यशराज देख लें, चाहे आप एक धर्मा देख लें, वो अपने ही एक्टर्स के साथ काम करते हैं, वो बाहर के एक्टर्स साइन नहीं करते। तो वो ऐसा हो जाता है। उन्होंने मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सो हॉन्टेड, लंका और 1920 एवर रिटर्न्स, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो है मेरी फिल्में थी जो उन्होंने जो है पूरी करके दी। उसके बाद बाकी की क्रेजी बारात दूसरी डायरेक्टर के साथ थी, देन हेट स्टोरी 4 वाज विद टी सेल्स। सो वो कॉन्ट्रैक्ट रहा था विक्रम सर के साथ, एंड ऑफ कोर्स ही इज माय मेंटर, तो जो है एक अच्छा पूरा रैपो रहता है पूरी टीम के साथ। बॉलीवुड के आउटसाइड बॉलीवुड और बॉलीवुड में है, जैसे आपने बताया, या पेपराउजीज है जी, या आपने कहा कि एक बैरियर अभी भी क्रिएट है बॉलीवुड में, आउटसाइड बॉलीवुड और इनसाइड बॉलीवुड के बीच में? वेल बैरियर इन अ वे मैं ये बोलूंगी कि एक अनसीन बैरियर है, क्योंकि अनसीन बैरियर जब डिजिटल इतना सब कुछ आ गया है, या ये कहें कि सुशांत केस के बाद से ओपनली है कि आउटसाइड इंडस्ट्री को उतनी एक्सेप्टेंस बॉलीवुड में नहीं मिलती है जितने वो टैलेंटेड होते हैं या जितने हार्ड वर्किंग होते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं, जो फिल्मी फैमिली के नहीं है, उनको फिल्मी बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इन टर्म्स ऑफ जैसे एक ये बहुत ही सिंपल है, मतलब आई डोंट नो ये इतना इसके ऊपर डिबेट क्यों है कि अगर आपके माँ बाप कहीं काम कर रहे हैं, अगर आपके मॉम डैड, जैसे मैं भी समझ लो, आप जैसे आप अगर रिपोर्टर हैं, कल को जाके आपके बच्चे होंगे तो पहला प्रेफरेंस उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि आप फोन करोगे कि मेरा बच्चा इंटरव्यू के लिए आ रहा है, पहला प्रेफरेंस उन्हें मिलेगा। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कुदरत का नियम है। आप देख लो, क्योंकि माँ बाप अगर इतनी मेहनत करते हैं तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते ही हैं। और इंडस्ट्री में मैं ये कहूँगी स्टार किड्स जो हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं भाई, उनकी आपस में दोस्ती है, क्योंकि उन्होंने 20-20 साल साथ में काम किया।
20 साल के रिश्ते को 20 दिन में या 20 महीने में तोड़ नहीं सकते। तो फिर आउटसाइड जो टैलेंट हमारे भारत में एग्जिस्ट कर रहा है उनको एंट्री कैसे मिलेगी? फिर उनको या फिर आपने कहा धर्मा प्रोडक्शंस हैं या ऐश्वर्या बैनर है, अगर आप इनकी मूवीज उठा के देखें तो स्टार किड्स ही है जगह। हाँ। अभी डेब्यू शाहरुख खान की बेटी कर रही है, अनन्या पांडे कर रहे हैं। तो जो न्यू टैलेंट हमारे पास है या जो एग्जिस्टिंग टैलेंट जो अभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड में है, वो उनको एंट्री कैसे मिलेगी फिर? अब वही प्रॉब्लम है ना, जैसे मैंने आपको बोला जो अनसीन बैरियर है, हाँ। वो यही है कि जो क्योंकि इनके बच्चे हमेशा पहला प्रेफरेंस उनको मिलता है क्योंकि इनके रिलेशनशिप्स बने हुए हैं आपस में, इतनी दोस्ती है कि भाई अपने दोस्त के बच्चे को या वो करेंगे ही करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहे अपना सर भी दीवार पे मार दें, वो नहीं लेंगे हम। सो उसके लिए जो है, इसलिए मैंने आपको बोला कि जो हम जैसे लोग, जो बाहर के जैसे लोग हैं, उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ओवर काउंट होता है वो, अगर आप मतलब बहुत कम काउंट होता है। जैसे मेरे केस में एग्जिस्टिंग बॉलीवुड में अगर हम देखें तो एक क्या ये भी बैरियर है कि टीवी एक्ट्रेस और बॉलीवुड एक्ट्रेस देखा जाता है ऐसा, अब छोटे कलाकार के रूप में बड़े कलाकार अब बहुत कम हो गया है, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि टीवी एक्ट्रेस को क्या बॉलीवुड में जाने में अभी उतना ही हार्ड वर्क करने की जरूरत है, उतना ही गैप है, प्रॉब्लम है। लेकिन अब मैं ये कहूँगी टीवी एक्टर्स की पॉपुलैरिटी फिल्म एक्टर्स से बहुत ज्यादा है। कई अगर आप टीवी एक्टर्स देखें तो मृणाल ठाकुर, यामी वो बहुत फेमस है। यामी हैज डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स, तो वो फिल्मों में आ गई। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे टीवी एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है। तो अब ये ऐसा हो गया है ना कि किसी एक चीज को पॉइंट आउट करके बोलना कि ये चलता है ये नहीं चलता है, ये बहुत ट्रिकी है क्योंकि आजकल लोगों को क्या पसंद आता है वो लोगों के दिमाग में, कभी उनको टीवी एक्टर पसंद आता है, कभी उनको फिल्म एक्टर पसंद आता है। ये आज सिंपल है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनको कौन पसंद है ये उनकी चॉइस के ऊपर। पहले जब मैंने डेब्यू किया था तो बहुत सारी जगहों पे तो मुझे ऑडिशन भी नहीं मिले थे बिकॉज दे सेड कि एक तो टीवी का बैकग्राउंड है, फिर हॉरर करी है, हॉरर जॉनरा हम सीरियसली नहीं लेते हैं। अच्छा, हॉरर जो है इज नॉट अ सीरियस जॉनरा। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें फेस की और आज जब मैं देखती हूँ तो बड़े से बड़े फिल्म एक्टर्स आज हॉरर कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन मेरे टाइम पे मैं ओपनली बोल सकती हूँ कि हॉरर मतलब ये बहुत सारे आप अगर पुराने आर्टिकल्स भी उठाइए उसमें लिखा हुआ था दैट हॉरर इज नॉट अ सीरियस जॉनर, नोबडी टेक्स हॉरर सीरियसली। वाइट जबकि इसमें बहुत सारा अगर देखिए पेन लेना पड़ता है, अलग जोनर में जाना पड़ता है, आपको मूड बहुत अलग बनाना पड़ता है, मेकअप बहुत डिफरेंट, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक ये एक पोलाइट तरीका है ना बोलने का कि हम आपको ऐसा फील हुआ? मुझे ऐसा हमेशा लगा है कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती अगर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, यू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा रहा है, सो वो इट इज हिज चॉइस, वो किसे साइन करना चाहते हैं। मैं मेरी तरफ से इस चीज पे बहुत कॉन्शियस थी और इस चीज पे मैं बहुत मैं कहूँगी रिलैक्स रही हूँ कि मैंने अपना काम बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब हॉन्टेड 3D आई, सारे क्रिटिक्स ने मुझे जो है पसंद किया, सारे क्रिटिक्स ने बोला दिस गर्ल इज अ रेवलेशन। लेकिन उसके बाद भी आपको एक भी अवार्ड नहीं मिले? नहीं, उसके बाद भी अवार्ड छोड़ दो, आपको मुझे एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला। Why? I have no idea. I don't know. Maybe because I'm an outsider. Maybe because मेरे लिए कभी कोई ऐसा खड़ा नहीं था जो मुझे गाइड करे या मेरे लिए लड़ सके, कोई नहीं था। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी, आई थिंक आई वाज वन ऑफ अ काइंड जो रियलिटी शो से उसने शुरुआत की, फिर टेलीविजन किया, फिर फिल्मों में आए, तो वो शायद लोग हमेशा उसको सीरियसली नहीं लेते थे। तो मुझे हर जगह, इसलिए मैंने आपको बोला सीक्रेट डायमेंशन जो मैंने लिखी है, मैंने आई कोट इट इन द फिल्म आल्सो, मैंने हाँ जी मैंने लिखी भी है, उसमें बहुत सारी पोएट्रीज भी मैंने लिखी है। तो इसलिए जो सीक्रेट डायमेंशन मैंने लिखी है वो इस चीज से प्रभावित होकर लिखी है कि हर एक स्टेप में मुझे पीछे धकेला जाता था, पीछे खींचा जाता था कि I had to prove myself more than anyone else. वो करेज क्या एक स्टेप के बाद रहता है कि I have to push myself to the next level? वहाँ पे आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, back to the life? या अटेम्प्ट कुछ ऐसा कर लेते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहता है? वहाँ अब वही मैंने आपको बोला, जो लोग वो 4 कदम और एक्स्ट्रा चलने की हिम्मत रखते हैं ना कि नहीं मुझे
आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यू हैव टू बैक? हाँ हाँ, बहुत बार सिचुएशन थी। मैंने इनफैक्ट बीच में एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मुझे फिल्में नहीं करनी अभी थोड़े टाइम, क्योंकि जो स्क्रिप्ट्स मुझे ऑफर हो रही थी वो बिल्कुल ही मतलब आई डिड नॉट वांट टू डू, क्योंकि आप एज एन आर्टिस्ट कुछ छोड़ के नहीं जाते हो, सिर्फ अपनी लेगेसी और अपना नाम छोड़ के जाते हो। तो कोई बड़े डायरेक्टर्स ने अप्रोच भी नहीं किया? नहीं, मैंने इनफैक्ट मैंने जो है हर जगह पे पर्सनली जो है, चाहे यशराज हो, चाहे धर्मा हो, चाहे वो जितने बड़े प्रोडक्शन है, मैंने पर्सनली सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को जो है फोन किए कि यू नो इवन आफ्टर डूइंग अ फिल्म लाइक 1920, इवन आफ्टर विनिंग अवार्ड्स फॉर शीतलहर और ये सारी चीजें, यू नो म्यूजिकली मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं। मिर्ची और मैं ये कहूँगी टीवी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बिकॉज टेलीचक्कर ने मुझे डेब्यूटेंट हॉन्टेड के लिए अवार्ड दिया। दे वर वेरी प्राउड कि टीवी बैकग्राउंड की लड़की ने जो है ये किया है। लेकिन फिल्मी जो बॉलीवुड फैमिली से है, मुझे इतना एंड आई एम नॉट बिटर अबाउट इट, मैं मतलब ये नहीं कहना चाहती कि ये लोग ऐसे हैं, नहीं, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो फिर आपने अप्रोच किया तो फिर आपको उधर से मुझे नहीं, दे सेड इफ वी हैव समथिंग फॉर यू विल कॉल यू बैक। किसी ने कोई पता आई नहीं कभी नहीं इंतजार बढ़ता गया बट ऐसा नहीं है, फिल्म में बहुत सारी ऑफर हुई बट एक जो लेवल सेट था, जो लेवल उसको क्रॉस सेट था, आई डिड नॉट वांट टू बी सीन इन द बैकग्राउंड डूइंग नथिंग। उससे बेहतर मैं कुछ नहीं करूं, यू नो, मैं थर्ड लीड या यू नो अच्छा रोल नहीं है तो मुझे लगता था कि इससे बेहतर तो मैं कुछ ना करूं, ठहर जाओ। सो आई थिंक दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। और मैं कुछ बहुत टाइम से जो है अच्छा, मुझ में एक आदत है कि मैं गिव अप नहीं करती हूँ। मुझे गिव अप करना मैंने सीखा ही नहीं। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं है तो मैं ऐसे करूंगी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके कर लूंगी। तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि अब मुझे यू नो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, क्योंकि जो है आप बाहर से हैं तो यू नो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स मैं मेरा कुछ करती हूँ। एंड लकीली दिस मैक्सिमम रिस्क केम फॉरवर्ड, ये यूरोपियन कंपनी जो है दिस केम फॉरवर्ड एंड समहाउ इन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दी है एज एन आर्टिस्ट टू डू व्हाट आई लाइक। हाँ, तो इसलिए जो है सीक्रेट डायमेंशन जो फिल्म आप अब देखोगे 2023 में मैंने साथ में लिखी भी है फिल्म। अरे तो उन्होंने बहुत मुझे क्रिएटिव फ्रीडम दी एज एन आर्टिस्ट कि आप करो, और दे गॉट सो इम्प्रेस्ड एंड दे साइंड मी फॉर मोर प्रोजेक्ट्स। और अभी आपको लगता है कि हॉलीवुड में क्योंकि आपने डेब्यू किया, मूवी लॉन्च होने वाली है, गाने आपके मिलियंस में आ गए हैं, दे वेयरिंग क्राउन, तो अब आपको जो वो मुकाम आपने बॉलीवुड में नहीं हासिल किया था, क्योंकि हॉलीवुड रिटर्न हो गई है फिर वो मुकाम हासिल हो पाएगा, वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, अप्रोच करेंगे लोग। मुझे लगता है जब हम मुकाम की बात करते हैं ना, तो ये एक बहुत बटा हुआ टॉपिक है, क्योंकि हमेशा हर कोई, आज आप अगर देखें तो हर कोई शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं मिल सकता। बिकॉज जब शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन मिले थे तब एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स था, फिल्में या टीवी। यू नो, जब अमिताभ बच्चन साहब थे या जितने भी बड़े एक्टर्स उस वक्त एंटरटेनमेंट के सोर्स ही बहुत लिमिटेड थे। सो लोग उन्हीं को देखते थे, उन्हीं से एंटरटेन होते थे एंड देन दे बिकेम गॉड्स। बट आज अगर आप देखो, आप अपना मोबाइल उठाओ तो यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज, यू नो, to entertain yourself. Yeah, so it's, अब मैं ये बोलूंगी कि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, आज भी मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है। यू नो, आज भी जो जैसे आप भी हैं या प्रेस है, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत है। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लव्ड बाय पीपल, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। हमारे वहाँ एक बहुत गलत ये सोच चलती है कि अटेंशन चाहिए, लेकिन अटेंशन से ज्यादा आप अगर रिस्पेक्ट के ऊपर चढ़ोगे ना तो आप बहुत लंबा जाओगे। जरूरी नहीं है कि आपकी पिक्चर हमेशा जो है हर रोज पेपर में छपे या आपके 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स हो, आपको सेटिस्फैक्शन अपने काम का होना। तो मुझे लगता है मैंने वो चीज अचीव करी हुई है एंड मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है। मेरे बचपन से, मतलब आई थिंक जब से मैंने शुरुआत की है उस समय से मेरे लॉयल फैंस हैं जो आज भी मेरे फैंस हैं। सो आई थिंक in itself it's an achievement. 7.5 million.
जी ऑन इंस्टाग्राम। वाओ वेरी गुड। थैंक यू। टिया, क्योंकि आपने एक और बोला, आपको लग रहा है कि अब सोशल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओटीटीज आ गए हैं, तो अब ये न्यू कमर्स या आउटसाइड, आपने बोला आर्टिस्ट है, इवन आई एम सेइंग आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट ही है जो सरवाइव करता है। मुझे नहीं लगता कि एक्टर सरवाइव करता है, आर्टिस्ट सरवाइव कर जाता है। जो एक्टर या एक्ट्रेस आर्टिस्ट बन जाए वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आई थिंक सो। जी जी। तो आपको लगता है कि ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो आप या आउटसाइडर्स को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल पाई हैं, और क्या ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब बॉलीवुड को टेक ओवर कर रहे हैं या थिएटर्स को टेक ओवर कर रहे हैं? एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है व्यूअरशिप में। जब आप अगर आज देखिए, पहले थिएटर्स में बहुत भीड़ होती थी, अब आई थिंक पोस्ट कोविड लोग शायद इतने कंफर्टेबल हो गए ना अपने घर पे बैठ के हर एक चीज देखने के, कि वो कहीं जाना नहीं चाहते। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है, हाँ ओटीटीज जो है बहुत सारे नए बच्चों को जो है मौका भी दे रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी सब कहीं ना कहीं थोड़े से खो गए हैं, बिकॉज वो कंटेंट को लेके इतने बोल्ड हो गए हैं कि वो शायद ये भूल गए हैं कि हम अभी भी एक बहुत ही कल्चरल कंट्री का हिस्सा है। आपको फील होता है ऐसा? मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोल्स ऑफर हुए हैं जिसमें बोल्डनेस की जरूरत नहीं है। यू नो, आई हैव डन बोल्ड सीन्स, बट वो मेरी फिल्म का एक हिस्सा थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सिर्फ अपनी कंटेंट को ज्यादा व्यूअरशिप के लिए कहीं ना कहीं चीजें अगर डालते हो, तो मुझे नहीं लगता वो अच्छा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर क्रिएटिंग आर्ट, यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फॉर पीपल्स एंटरटेनमेंट सिर्फ एक वन ट्रैक माइंड लेके अगर हम ना चलें तो वो ज्यादा बेहतर हो। और क्या यही वजह है कि अब जो लोग कहते हैं बाइकॉट बॉलीवुड, एक ट्रेंड चल चुका है, या कोई भी मूवी आए बाइकॉट बॉलीवुड ट्विटर पे ट्रेंड होने लगता है, वही मेन वजह है, या उसके पीछे का क्या कंसेप्ट? आई थिंक ये, जैसे मैंने आपको ये बोला कि आजकल जो है कोई भी चीज जब लोगों को समझ नहीं आती है ना, तो वो बॉयकॉट करने लगे। बॉलीवुड हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। फिल्में हमारे जो है जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रही। भाई पूरी दुनिया में दो ही इंडस्ट्रीज फेमस है, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। देयर इज नो अदर फिल्म इंडस्ट्री दैट इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड द वे हमारी फिल्में। तो उस चीज को मैं, शायद आपको कोई एक्टर पर्टिकुलर लोग पसंद नहीं होंगे जिनकी फिल्में आप बॉयकॉट करना चाहते हो, वो समझ में आती है। लेकिन एज अ इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने, इस इंडस्ट्री ने लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी दी हैं, और ये बहुत सालों की मेहनत है। यू नो, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं इससे। तो जब आप बॉयकॉट बॉलीवुड करते हैं, आपको ये समझना होगा कि आप एक एक्टर को बॉयकॉट कर सकते हो, एक फिल्म को बॉयकॉट कर सकते हो, लेकिन एज एन इंडस्ट्री आप पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉयकॉट नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। क्योंकि आज फिल्में हमारी जिंदगी का हिस्सा सालों से है, सो वो चीज मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बाहर से हूँ, मैं भी कई बार कई चीजें देखती हूँ, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि बॉलीवुड में दो ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं, एक नेशनलिस्ट बॉलीवुड, या जिसको बोल सकते हैं एक्सट्रोवर्ट बॉलीवुड, हर एक मुद्दे पे अपने विचार रखना, जिसमें अनुपम खेर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत आ रहा है, एक नॉन नेशनलिस्ट बॉलीवुड? आई थिंक ग्रुप से ज्यादा मैं ये कहूंगी लोगों की पर्सनालिटीज होती है, क्योंकि कई लोग जो है हर चीज में अपने व्यूज रखना चाहते हैं। एज जैसे अनुपम जी है, अक्षय कुमार है, कंगना है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये है, उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ है जहाँ पे वो जो भी बोले लोग सुनेंगे। लेकिन शायद मेरे हिसाब से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो they want to play it safe, क्योंकि वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं या ऐसी दोस्तियां हुई हैं कि कुछ भी बोलना उनको महंगा पड़ सकता है। जबकि बात आती है अक्षय कुमार की और इनकी, सो ये बहुत खुला, यू नो, विदाउट एनी फियर ये चीजें बोलते हैं।
और मुझे ये नेशनलिस्ट और ये चीजें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके बोलने से चीजों में फर्क पड़ता है, बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए आपको। You agree? आई एग्री, बिकॉज आपको लोग सुनते हैं ना भाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग सुनते ही नहीं है, जिनकी ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी पहचान है, अगर आपकी एक जो या उस प्लेटफॉर्म पे आप हैं जहाँ पे आपकी आप आवाज हैं, सुनी जाती है, आपकी आवाज सुनी जाती है, तो आपको बिल्कुल बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के अगेंस्ट ही बोलो, जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज नेगेटिव बोलो, लेकिन अपना ओपिनियन होना जरूरी है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे इस देश का हिस्सा हो। यू नो, आप इस कंट्री का हिस्सा हो, इस कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे एक जो है रिक्शे वाले से लेके हमारे प्रधानमंत्री तक को फर्क पड़ता है, क्योंकि आप कंट्री का हिस्सा। तो जब कंट्री में कोई चीज हो रही है, आपका बोलना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आपने बोला हॉलीवुड में वो आपको स्पेस मिला अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का। डिफरेंस है हॉलीवुड और बॉलीवुड के उस क्रिएटिव एरियाज में, या वर्किंग, अगर हम बोले वर्किंग एरिया में, आपको ऐसा फील हुआ? क्योंकि आपने दोनों जगह पे काम किया है, और कितना डिफरेंस है? मैं ये कहूंगी कि लोग वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे है कि अगर आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हो तो वो आपको कास्ट जरूर करेंगे। वो ये नहीं देखते हैं कि आप स्टार हो या आउटसाइडर हो, या क्या इसको कंसीडर किया जाता है? क्योंकि एक मिथ और भी है, ये कहा जाता है कि बॉलीवुड से जाते हैं या इंडिया से जाते हैं, नहीं शी और इज एन इंडियन एक्ट्रेस, तो अभी नहीं, इनको छोटा रोल दे देते हैं हॉलीवुड में, ऐसा है? मैं इतना ज्यादा मैं ये कहूंगी, क्योंकि मेरी डेब्यू है, मैं इतना ज्यादा डीपली अंदर अभी तक लोगों से मिली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है। सो उस चीज को जज करना मेरे लिए अभी मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी पहली फिल्म में भाई हमारे इंडियन कल्चर को लेके वो लोग बहुत रिस्पेक्टफुल थे, क्योंकि हमने लखनऊ में भी शूट किया है, हमारा 3-4 दिन का लखनऊ का शेड्यूल था, और मैंने जिस तरह से उनको एक मंदिर का शूट किया है, और जिस तरह से मैंने उन्हें रिस्पेक्ट दिखाते हुए देखा है, कि बिंदी लगाने से लेके, आई रिमेम्बर हनुमान जी की आरती का सीन था, एंड दे वर सो पर्टिकुलर कि नहीं, लड़कियां हनुमान जी की आरती नहीं कर सकती हैं। अच्छा, उनको पता है, ये चीजें पता थी, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज जो है रिसर्च करी है। आई वुड से एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा रहा है। मैंने फिल्म हमारी जो है 12 कंट्रीज में शूट हुई है, और जो है इधर से उधर ट्रैवल करने में बहुत प्रोफेशनल लोग थे, बट बहुत ही रिस्पेक्टफुल लोग थे। बिकॉज जब मैं सेट पे भी जाती थी तो हमारे जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते थे, बोलते नमस्ते, कैसी हैं आप? सो आई वुड से दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल। मुझे बहुत फील आता था आपको कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में हैं? हाँ, आता था, वो तो बिल्कुल आता था। पर एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि इंडियंस को लोग पूरी दुनिया में हर जगह पसंद बहुत करते हैं। मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि रिस्पेक्ट, मैं पेरिस में शूट कर रही थी, मैंने साड़ी पहनी हुई थी, और ऐसा एक इंसान मुझे नहीं मिला जिसने मुझे रूडली देखा हो या रूडली बात की हो। They were also respectful that India, namaste, so nice, so beautiful. I think यहाँ पे हम अपने कल्चर को लेके शायद थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, पर बाहर आप जब जाते हो ना, और जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो आप इंडिया को और मिस करते हो। मैंने ये चीज जो है फील की है कि मैंने अपना घर, अपने लोग मिस बहुत ज्यादा किया था। आई वाज लाइक कि अब जब मैं इतने समय बाहर हूँ, क्योंकि मैं लंदन में और इस्तांबुल में सेटल भी हूँ, तो 6 महीने 7 महीने मेरे वहाँ गुजरते हैं, बाकी जो है मैं घर पे आती हूँ, so मैं मिस करती हूँ अपना घर। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया। करेक्ट। आपने बोला कि आपने साड़ी वेयर की थी और इस तरह से वो नजरिए से नहीं देखा गया कि आपको बुरा लगे या रूडली बिहेवियर नहीं किया गया, लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है, या हम इंडिया में देखें कपड़ों के ऊपर ट्रोलिंग, या कैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे पहने चाहिए, वैसे पहने चाहिए, या एब्यूज जो किया जाता है गर्ल्स को, या उसके अलावा जो रेप डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ऑनेस्टली मुझे मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब मैं ये चीजें पढ़ती हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ।
आप एक देश जहाँ पे हम नवरात्रे मनाते हैं, देवी की इतनी पूजा करते हैं, जब आप जो है नवरात्रे कर रहे हो तो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, हमारी जो है चाहे माता वैष्णो देवी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे सरस्वती माँ हो, चाहे जितनी भी देवियाँ हैं, काली माँ हो, हम इतनी पूजा करते हैं, बट हम औरतों की उतनी ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मतलब औरतों को एक वो मान लिया गया है कि वो एक लोअर स्पीशीज है, कि वो सेकेंडरी है। ओके, थोड़ा सा सिंगिंग के बारे में भी आपके पूछ रहे थे। 3D एनिमेटेड भारत का पहला ऐसा सॉन्ग आया बॉर्न एपेटिट जी, इसके बारे में कुछ बताइए। बॉर्न एपेटिट एक्चुअली मैंने लिखा था लॉकडाउन के टाइम पे। मैं पहले फिल्म करने वाली थी डियर मॉम, जो इंग्लिश फिल्म थी, पर हम लॉकडाउन लग गया, सो वी कुड नॉट ट्रैवल, और बहुत सारा जो है नुकसान भी हो गया। एंड उस वक्त जो है some press people were not very kind, because उन्होंने जो है बहुत मीन आर्टिकल्स लिखे थे मेरे बारे में कि उनको काम नहीं है या वो कुछ कर नहीं रही है। एंड आई थिंक मैंने बॉर्न एपेटिट उसका जवाब में लिखा था, क्योंकि उसके लिरिक्स ही ऐसे हैं कि माय करियर इज नेवर डाउन डाउन, आई एम ऑलरेडी अप अबाउट टू रीच द स्टार्स नाउ। सो वो गाना उसलिए लिखा था। और लॉकडाउन का हमने थीम जो है, क्योंकि हम म्यूजिक वीडियो शूट नहीं कर सकते थे, सो वी जस्ट डिसाइडेड कि हमने यूएस से मेरा 3D पूरा जो है वो बनवाया था, तो उन्होंने जो है 3D म्यूजिक वीडियो बनाया था इसका। जी, ये था। और आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप हॉलीवुड में गए और सिंगिंग भी आपने जो गाने दिए वो अब इंग्लिश में आ रहे हैं, आप जो द सीक्रेट एडवेंचर्स में उसमें भी आपने कहा जो गाने हैं वो अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में एक ट्रू फैक्ट, एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है उसके पीछे। आपको भी लग रहा है कि बॉलीवुड में सिंगर्स को वो स्टेज या एक स्टेज मिलने के बाद उनका करियर डाउन हो जाता है और उनको वो नहीं मिल पाता, वो थ्रो बैक नहीं मिल पाता है? आपको ऐसा फील होता है फॉर द सिंगर्स? मुझे देखिए बॉलीवुड में आप चाहे माने ना माने, बट एक्टर्स की पॉपुलैरिटी सिंगर्स से हमेशा ज़्यादा रही है। ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है। और आज भी अगर कहीं पे आप सारा अली खान हो और नेहा कक्कड़ हो, तो लोग सारा अली खान के पीछे पहले दौड़ेंगे, बिकॉज वो एक फेशियल वैल्यू रहती है, कि वो एक्टर्स है, जो दिखता है वो दिखता है। और फिर क्या यही वजह है कि बॉलीवुड को ओवरटेक कर रहा है टॉलीवुड, या लोग टॉलीवुड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्योंकि आपने बोला कि अपने कल्चर को अगर हम वेस्टर्न में जाएं वो रिस्पेक्ट बहुत मिलती है या उन्हें तरीके पता है। टॉलीवुड में भी वो रिस्पेक्ट, अपने कल्चर तक जुड़े रहना, उनके खाने का, उनके पहनने का तरीका, या मूवी प्रमोशंस में वो जिस तरह जाते हैं अपने ड्रेसअप को लेते हैं साउथ के, या उसी लैंग्वेज में कन्नड़, मलयालम या तेलुगु में बात करना, ये रीजन है? या फिर टैलेंट या जिस कंसेप्ट पे वो काम करते हैं? मतलब व्हाट इज द लैग बिटवीन द बॉलीवुड एंड द टॉलीवुड? आई थिंक जो उनकी स्टोरी लाइन्स रही हैं बहुत ऑथेंटिक होती है। अगर आप देखें तो उनकी स्टोरीज हमेशा अपने गांव से जुड़ी हुई या देश से जुड़ी हुई, या ऐसी स्टोरीज होती है जो एक कॉमन इंसान अपने आप को देख पाता है उस कहानी में। जब आप ऐसा कुछ करते हैं, जैसे आप हमारी पुरानी फिल्में जितनी भी ले लो, उसमें हमेशा स्टोरीज ऐसी होती थी कि एक कनेक्शन बिल्ड होता था। बीच में शायद ऐसा होने लगा कि उन्होंने इतना क्योंकि इंडिया में मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स एक लिमिट तक ही है, बाकी सारे मिडिल क्लास लोग हैं, इट्स अ वर्किंग क्लास। तो आप जब एक फिल्म बनाते हो जहाँ पे हीरो हीरोइन अमीर है, यॉट पे घूम रहे हैं, तो वो कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे? उन्होंने वो जिंदगी कभी देखी ही नहीं है, उन्हें कुछ चीज पता ही नहीं है, तो वो उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब आप एक फिल्म बनाते हो, जैसे कोई भी आप साउथ की फिल्म पकड़ो, तो वो कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो जिंदगी जी रहे हैं। आप जाना चाहते हैं टॉलीवुड में, मूवीज करना चाहते हैं? एक्चुअली मेरी हॉन्टेड ऑलरेडी रिलीज अच्छा हुआ है। अभी भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा अप्रोच आपने किया हो या आई हो, कोई स्क्रिप्ट आपको बहुत बेहतर लगी हो? स्क्रिप्ट्स मुझे एक्चुअली 1-2 आई थी, बट वही होता है कि जब तक अगर मैं किसी इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हूँ तो वो फिर बहुत बड़ा डेब्यू होना चाहिए, वरना अगर मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल्सो अ बैरियर, सो बहुत सारी चीजें, और
अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बोला कि मूवीज के लिए आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थे आप, लेकिन जब आप पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? नहीं, मैं नॉमिनेट मतलब मैं एक्चुअली अपसेट इसलिए थी क्योंकि मुझे एक सिंगल नॉमिनेशन भी नहीं मिला, जबकि मेरी फिल्म टॉप 5 फिल्मों में थी उस साल की, यू नो। सो जो फिल्में फ्लॉप थी उन फिल्मों को नॉमिनेशंस मिले थे, बट मेरी फिल्म जो हिट थी उसको नॉमिनेशन नहीं मिला, बट आई वाज स्टिल इनवाइटेड। लेकिन जब आप वहाँ जाते हो ना, तो या तो चेयर्स बहुत पीछे होंगी या बैठने की जगह ही नहीं होती है, क्योंकि जनरली चेयर्स पे हमेशा जब भी हम अवार्ड फंक्शन में जाते हैं लिखे रहते हैं ना, नाम लिखे होते हैं, स्पेसिफाई। बट आई डिड नॉट हैव अ नेम इन एनी ऑफ द चेयर, आई डिड नॉट हैव अ चेयर टू सिट, एंड इट वाज वो कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली निकल गई थी। आई जस्ट मेट द प्रेस मीडिया बिकॉज जो है उनसे मेरा रैपो हमेशा अच्छा रहा है, एंड आई जस्ट लेफ्ट बिकॉज दैट वाज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि एक चीज और है कि मैं बचपन से ये चीजें देखती आ रही थी कि सारे सेलिब्रिटीज एक अवार्ड फंक्शन में जा रहे थे, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ गई थी कि मैं जो चीज बचपन से देख के बड़ी हुई हूँ आज मैं उसका हिस्सा है, आज मैं उस चीज का हिस्सा हूँ, मैं वहां उन लोगों के बीच रहूंगी। बट इट वाज वेरी वेरी अनफ्रेंडली एंड वेरी वेरी कोल्ड, और मुझे लगा कि इससे बेहतर है कि मैं कहीं जाऊंगी। और उसके बाद बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस काफी सालों तक मुझे इन्विटेशंस आए भी, लेकिन मैंने फिर मुझ में वो हिम्मत नहीं हुई कभी दोबारा उस चीज को अटेंड करने की, बिकॉज़ आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो देयर एंड फील दैट। जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं उन अवार्ड फंक्शंस में जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि इट्स अननेसेसरी। ये भी एक मिथ है कि अवार्ड्स बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के थ्रू परचेज कर लिए जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं, ये सच है या मिथ है लोगों का? ऑनेस्टली मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कई बार ऐसा जरूर होता है कि आपको अवार्ड मिलने वाला है और आप अगर अवार्ड फंक्शन में नहीं गए हो तो वो अवार्ड किसी और को दे देते हैं। ऐसा काफी बार हुआ है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि किसी की चीज है, आप बिकॉज वो इंसान शायद वहां नहीं आ पाया तो आप किसी और को दे रहे हो। आई डोंट थिंक सो दैट्स फेयर। तो ये मैं जरूर मैं कहूँगी ऐसा हुआ है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, सो आई विल से हाँ, ये मैं कह सकती हूँ। वो स्टोरी आप बता सकते हैं कब वो क्या हुआ था आपके साथ? वेल मैं अवार्ड फंक्शन का नाम नहीं लूंगी, बट आई रिमेम्बर मैं लंका फिल्म की शूटिंग कर रही थी, और मैं किसी भी अवार्ड फंक्शन में जा नहीं पा रही थी। सो 2 अवार्ड में मैं नॉमिनेट हुई थी, हॉन्टेड 3D के लिए डेब्यूटेंट एक्ट्रेस। तो एक तो टेलीचक्कर का अवार्ड था, व्हिच आई कुड नॉट गो फॉर बोथ द अवार्ड्स क्योंकि मैं शूट कर रही थी, मुझे परमिशन नहीं मिली थी। सो टेली अवार्ड्स ने तो मेरा अवार्ड भिजवा दिया। टेली अवार्ड ने जो है फराह खान थी वहाँ पे, और उन्होंने मेरा अवार्ड भिजवा दिया था टिया बाजपेयी को। दूसरा अवार्ड एक्चुअली किसी और को ही दे दिया गया था, एंड आई नो आई वाज नॉमिनेटेड एंड आई वाज गेटिंग द अवार्ड, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला आप कहाँ हो, आप आ रही हो क्या, आपको अवार्ड रिसीव करना है, एंड आई सेड मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ, एंड आई नेवर गॉट द अवार्ड। टिया, आपको ये लग रहा है कि अब बॉलीवुड में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं? अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट बॉलीवुड से देखें, फिर कलर बॉलीवुड और अब के बॉलीवुड में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, या क्या ऐसा है कि अब हमें वो फ्रेश सॉन्ग्स या हम ये कहें कि न्यू मूवीज, न्यू कंसेप्ट नहीं दिख रहे हैं? क्या ऐसा लैक हो चुका है क्या बॉलीवुड में बहुत कुछ? आई थिंक मैं ये कहूँगी जो आप एक ही स्टोरी कितनी बार रिपीट कर सकते हो, वो ऐसा हो जाता है। बिकॉज बॉलीवुड आज देखा जाए तो वी आर मेनली हमेशा से हम देखते आए हैं लव स्टोरीज हमेशा काम करी है। नाउ जैसे आप अगर 60s की या 50s की फिल्में देखें तो उनकी स्टोरी एक अलग होती थी, बहुत फैमिली होती थी। फिर बीच में एक दौर आया जब इट वाज ओनली रोमांस, शाहरुख खान का ऐसा हाथ करना वाज एवरीथिंग, और वो जो है बहुत सालों तक वो चला। नाउ एक दौर चला है जहाँ पे लोग जो है आई थिंक बहुत बटी हुई ऑडियंस है। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हमेशा देयर वाज ओनली वन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, फिल्में, लेकिन अभी एंटरटेनमेंट का सोर्स इतना बढ़ गया है कि ऑडियंस बहुत बढ़ गई है। सो आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन
क्योंकि आप एक जो है सेट ऑफ ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हो तो दूसरे को पसंद नहीं आती तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, और जो आप दूसरे सेट ऑफ ऑडियंस के लिए बनाते हो तो इनको पसंद नहीं आती, तो वो चीज बहुत बढ़ गई है। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बहुत रेपिटेटिव हो गया है, क्योंकि ये मुझे एक दौर चला है जब गाने रीमेक हो रहे हैं या फिल्में रीमेक हो रही है, बिकॉज क्या होता है ना, किसी एक ने अगर कोई चीज करी और वो हिट हो गई तो फिर सारे लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं जब तक वो चीज मतलब बिल्कुल निचोड़ नहीं रही। सो मैं ये कहूंगी आज हिट फिल्म देने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ट्रूली अब बेस्ड किस पे होनी चाहिए फिल्म्स? क्या पब्लिक को कंसर्न करके मूवीज बनती हैं, पहले भी बनती थी या अब बन रही है, या कोई कंसेप्ट को भी, या लैक ऑफ कंसेप्ट है, या वो नजरिया बॉलीवुड का खो चुका है? नहीं, नजरिया मैं ये कहूंगी ना, या वो एफर्ट, या जिसको हम कहते हैं वो एफर्ट जो लगाता था बॉलीवुड अपनी मूवीज को क्रिएट करने में, अपनी स्टोरी लाइन में, या फॉर एग्जांपल लगान में अगर हम बात करें, स्टोरी ही 2 साल में प्रिपेयर हुई है सिर्फ, तो वो जो हार्ड वर्क होती थी कि क्लाइंट पे काम करना, स्टोरी पे, वो अब नहीं रह गई है। मतलब ये है कि अब मूवी लिखो और प्रोड्यूस करो, डायरेक्ट करो, और फिर उसके बाद मार्केट में परोस दो। आजकल हर चीज इतनी फास्ट हो गई है कि शायद, क्योंकि ये मेरे लिए बोलना बहुत अनफेयर होगा सारी फिल्मों के बारे में, क्योंकि मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ। सो ये बहुत अनफेयर हो जाता है कि मैं ये डिसाइड करूँ कि क्या रीजन है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि क्योंकि चीजें इतनी रेपिटेटिव हो गई हैं, और एक कभी मैं ये कहूंगी कि लोगों को जो है लगता है कि ये चल रहा है इतने सालों से तो यही चलेगा, यही स्टोरी चलेगी, यही हीरो चलेगा, यही हीरोइन चलेगी। बट आई थिंक एंटरटेनमेंट बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज वैरायटी, क्योंकि तभी आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। आप एक जोक पे जो है शायद 2 दिन में हंसोगे, फिर आप बोर हो जाओगे। वही चीज हर एक लाइफ के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एस्पेक्ट में आना चाहिए कि चीजें फ्रेश होनी चाहिए, ऑडियंस हुक्ड होनी चाहिए, और यही चीज जो है आपको जो है सुपरस्टार या हिट प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाता है, क्योंकि आपको इस चीज की जो है सेंसिबिलिटी है कि लोगों को क्या पसंद आएगा। जैसे मुझे सख्त जो है प्रॉब्लम है जब लोग गाना जो है रीमेक कर रहे हैं, बिकॉज एक तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप वो गाना खराब कर रहे हो। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो नहीं छूने चाहिए आपको, वो एक लेजेंड बना हुआ है वो गाना या फिल्म, वो आपको नहीं छूनी चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो सुन चुके हैं लोग, उसको आप जो है एक रीमेक करके कितनी बार सुना लोगे? या तो आप कोई नई चीज बनाओ जो लोगों को पसंद आए। So, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई थिंक वो रीजन है कहीं ना कहीं कि एक ही चीज आप जब बहुत सालों तक फॉलो करते हो ना, तो एट द एंड ऑफ द डे लोग बोर हो जाते हैं उससे। वो कहते हैं कि माया नगरी है, माया नगरी की दुनिया में जो जाता है या तो उसका रैंक हो जाता है, या वापस आ जाता है, या उसमें समा जाता है। टिया, एक क्योंकि आपने बोला मीडिया का फैमिली से, एजुकेशन आपकी पूरी यहाँ लखनऊ में हुई, अवर डिग्री कॉलेज से आपने यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद आप सिंगिंग के लिए गई, तो आपको वहां पर सिंगिंग के लिए गई 15-16 साल की बहुत छोटी कम उम्र में, इतनी बड़े शहर में आप गई, कैसे अपने आप को एडजस्ट किया, या फिर डाउन्स आए तो घर की तरफ ना आके आपने अपने आप को कैसे अपलिफ्ट किया? ये मोटिवेट, क्योंकि टिया अगर आज यहाँ बैठी है तो आप बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे इस इंटरव्यू के बाद या आपके इस रिस्पॉन्स के बाद, जो लोग वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो तमाम लोग वापस हो जाते हैं, एक आशा के जरिए हो जाते हैं लेकिन निराश होकर वापस हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे स्ट्रगल अभी कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिल जाए अपने टैलेंट को शो करने का, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। Well, I think सबसे पहली गलती है कि मैं ये सोचती थी, लेकिन मैं ये कहूँगी मुझे बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरी सोच बदली। पहली चीज़ तो हम ये सोच लेते हैं कि जो है आप वहाँ गए हैं तो आपको सिर्फ वहाँ का होके रहना है, आप जो है पीछे मुड़ के नहीं दे सकते। ये सबसे पहली गलती है, क्योंकि आपकी सक्सेस जो है आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट से होती है। ओवरनाइट आप जाके स्टार नहीं बन सकते, ओवरनाइट आप किसी भी काम में जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वन स्टेप एट अ टाइम होता है।
लेकिन बहुत सारे लोग जो है सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने जो लोग होते हैं जो जिनके साथ वो बड़े हुए हैं उनको छोड़ देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। तो ये चीज जो है सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट होता है, क्योंकि आप जब अपने जो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स, जो पुराने लोग हैं, जब आप आगे बढ़ते हो, आप अगर उन्हें छोड़ दोगे ना तो आप अकेले हो जाओगे। तो आई थिंक मैंने वो गलती कभी नहीं की। मैं अपने सारे लोगों को हमेशा साथ लेके चली हूँ। मैंने लखनऊ कभी नहीं छोड़ा। मैं मतलब ये चाहे कितनी भी बड़ी दिवाली पार्टी हो, चाहे कितनी भी बड़ी होली पार्टी हो, मैंने ये एक चीज हमेशा जो है रखी है कि मैं दिवाली पे आज भी हर साल अपने घर आती हूँ और दिवाली अपनी फैमिली के साथ मनाती हूँ। सोसाइटी की बात की, जब आप बॉलीवुड में गए, सोसाइटी क्योंकि इस तरह है, लोग कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में गया है, बाहर की दुनिया ऐसी है, बॉलीवुड ऐसी है, ये गंदगी है, इस तरह से होता है, अप्रोचेस लगाने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एक बहुत कॉमन वर्ड है बॉलीवुड के लिए बोल दिया जाता है। वो सिचुएशन भी आपने फेस की, इस तरह के दौर आए हैं, और इस बारे में लोग क्या कहते थे आपके मम्मी पापा को, या जब आप दिवाली में आते थे घर? ये एक बहुत क्योंकि ये नोशन उन लोगों से आया है जिनको इस चीज की समझ नहीं है, you know? मुझे लगता है आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाओगे, whether it's a medical industry, whether it's a corporate industry, कोई भी इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री, आप कहीं भी जाओगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि लोग जो है होना ही, आप घर से बाहर निकलोगे ये प्रॉब्लम्स होनी है। बॉलीवुड के बारे में सिर्फ लोग इसलिए आई थिंक बोलते हैं बिकॉज हम लोग हमेशा मीडिया में रहते हैं। इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मीडिया। वो हमेशा उनका उठना बैठना खाना पीना हर एक चीज मीडिया हमेशा कवर करती है, बाकी चीजें जो है कोई कवर नहीं करता है। एंड रही बात कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट्स की, तो इतना बुरा नहीं है। आई वुडंट से इट्स लाइक लोग मतलब पीपल आर आउट देयर टू गेट यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आई हैव नॉट फेस्ड, आई हैव फेस्ड दीज थिंग्स फ्रॉम वेरी वॉनबी पीपल, जो बिल्कुल एक्चुअली जो अपने काम को लेके सीरियस नहीं है, ये उनकी सोच है। लेकिन जो अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, उनके पास समय नहीं है ये सब चीजें सोचने। सिचुएशन को आपने हैंडल कैसे किया? हैंडल करने की कोई बात ही नहीं है। मैं जो हूँ बहुत रिस्पेक्टफुल, बिकॉज आई एट द एंड ऑफ द डे ये भी होता है ना, आप अगर जो है किसी से बदतमीजी करो, किसी को कुछ उल्टा बोलो, तो वो आपका नाम भी खराब कर सकते हो विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। और तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आई वाज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। अब मैं उनको डांटूं या मारूं तो वो चीजें बहुत अलग हो जाती है, देन दे विल हैव अ ग्रज अगेंस्ट यू, सो यू जस्ट से आई एम सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। आपने एक चीज बोली कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो बहुत सारे आउटसाइड एनर्जी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, वो फेस करने के लिए, या आपको यू हैव टू ओपन योरसेल्फ, राइट, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। या बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन फैक्शंस आते हैं जो बहुत सारे लोगों के कप ऑफ टी नहीं हो सकते हैं, और कम से कम आपने बोला बहुत बार रिजेक्ट भी हुई जहाँ को कंसीडर भी नहीं किया जाता है। वो तमाम लोग हैं जो अभी भी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं एक होप के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? वेल, दो चीजें हैं। एक तो जब आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का सोचते हो तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ मेंटल गेम। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए है या यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी इंडस्ट्री? आई एम अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सो आई विल टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि जो है एक आर्टिस्ट की जिंदगी में उसने जितनी ज्यादा एक्सेप्टेंस देखी है उससे कहीं ज्यादा रिजेक्शन देखी है। वो चीज सिर्फ मेंटली स्ट्रांग लोग हैंडल कर सकते हैं। आप अगर एक फिल्म करते हो तो आप 10 फिल्मों से रिजेक्ट होते हो, पहली चीज ये। तो वो 10 बार जब आपका रिजेक्शन होता है तब आपको जो है अपनी मेंटल चीजों को स्ट्रांग रह के चलना चाहिए कि नहीं होगा, आएगा आएगा आएगा, कीप वर्किंग हार्ड। वहां पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। और एक चीज मैं हमेशा जो हूँ सबको एडवाइस करती हूँ कि आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनना चाहते हो। Is it because of the fame or is it because you are really in love with your art? और आपको जो है अपनी कला पे इतना कॉन्फिडेंस है, अपनी कला से इतना प्यार है कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया को मेरी कला दिखानी है, मुझे सुनानी है। कहते हैं बॉलीवुड में शादी के बाद एक फीमेल एक्ट्रेस का करियर डाउन हो जाता है,
और एक मेल एक्टर वो चलता रहता है, ऐसा है? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, अब ऐसा नहीं, पहले था ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं। आप जितने भी एक्टर्स देखो आज सभी मैरिड एंड दे आर मूवीज, शायद मेल एक्टर से ज्यादा बड़ी फिल्में कर, आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी भी आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग है? अभी भी वो मूवीज में फीमेल को वो कंसेप्ट, वो रोल्स नहीं मिलते हैं? अभी वो 60-30 वाला रेशियो अभी भी परस्यू कर रहा है? आई थिंक या क्वीन के बाद ये कंसेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है? आई थिंक द वर्ल्ड इज मेल डोमिनेटेड, सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कह सकते। नहीं, if we are talking about Bollywood, I think it is because आज भी देखा जाए तो हमेशा, और ये चीज शायद लड़कियों में भी है, आज भी देखा जाए तो आप हमेशा ये सोचते हो कि हीरो आके बचाएगा। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि अरे मुझे मेरा दिमाग यूज करना, मुझे अपने आप को बचाना है, you know? तो ये चीज आई थिंक ये सी एट द एंड ऑफ द डे हम स्टोरीज रियल लाइफ से ही लेते हैं, यू नो। सो हमें कहीं ना कहीं, मुझ में भी कभी कभी ऐसी चीजें थी कि ये मैं नहीं कर सकती, ये कोई लड़का ही कर सकता है, या यू नो ये मैं खा नहीं सकती, ये लड़कियां नहीं खाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। बट आई थिंक दैट परसेप्शन हैज चेंज्ड, मेरे लिए चेंज हुआ है। एंड आई थिंक वो एक पूरे वर्ल्ड की, मैं सिर्फ इंडिया की नहीं बोलूंगी, इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत सारी कंट्रीज से बहुत प्रोग्रेसिव है। अगर आप देखें तो आज भी अमेरिका में एक लेडी प्रेसिडेंट आज तक नहीं बनी है, ऑलवेज बीन अ मैन, और इंडिया में जो है लेडी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। सो इंडिया इज वेरी प्रोग्रेसिव वैसे देखा जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा लड़कियों में खुद ये चीज है कि अरे मुझे हीरो बचाएगा। टिया का वो किक पॉइंट क्या था लाइफ का, जहां से उन्हें लगा कि नाउ अब तो हो गया, अब तो वी आर, आई एम गोइंग टू दैट स्टेज जहां पे मुझे नहीं कोई रोक पाएगा? एक किक पॉइंट होता है जहां से हमें लगता है। आई थिंक वो बचपन से था मुझ में बचपन से। अब बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? मैं बचपन से सिंगर बनना चाहती थी। मैं 6 साल की उम्र से सारेगामा में जाना चाहती थी। मेरे घर में सारेगामा जो है चलता था टीवी पे, और मेरे पेरेंट्स दोनों म्यूजिशियंस हैं। सो वो मुझे बचपन से था कि मुझे बॉम्बे जाना है, और मैं I don't know, I mean, I wouldn't say it's narcissistic, but मुझे बचपन से था कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, और मुझे जाना ही जाना है। मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा गाना यू नो पूरी दुनिया सुने, और जब मेरा नाम लिया जाए तो रिस्पेक्ट से लिया जाए, कि उस वक्त ट्विंकल वाजपेयी था, आज टिया वाजपेयी, की रिस्पेक्ट से लिया जाए कि टिया वाजपेयी कितना अच्छा गाना गाती है, कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, क्या काम करती है। वो बचपन से था मुझे, कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया। आई थिंक 6 साल की उम्र में मैंने मम्मी को पहले बोला था मुझे सारेगामा में जाना है, तब उन्होंने बोला आप बहुत छोटे हो। फिर भातखंडे में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 12 साल की, उसमें नहीं देते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे घर पे जो है गाना सिखाना शुरू किया, और मैं तब से सीख रही हूँ। आज मुझे आई वुड से इट्स बीन 28 इयर्स कि मैं इंडियन क्लासिकल गाना गा रही हूँ, सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ। सो वो आपको लगता है ये मौका है 10 पूरे, तो आपको 2 लाइन गुनगुनाना चाहिए? जरूर। 100 बरस गुजरे रात हुए, 100 बरस गुजरे दिन हुए, क्यों पल ठहरता है ये, क्यों वक्त गुजरता नहीं है, ये रात सुनी है क्यों कोई निकलता नहीं है। 100 बरस गुजरे चांद दिखे, 100 बरस गुजरे बिन जिए। वाह, मुझे लगता है पूरी टीम को ही क्लैप करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने गाया। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ इस डिस्कशन को ओवर करते हैं, कि ट्विंकल से टिया जी क्यों शिफ्ट हुआ है, या फिर ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में ओरिजिनल नेम को क्यों रिप्लेस कर दिया जाता है बॉलीवुड नेम से, और क्या वही सक्सेस की स्टोरी होती है? एक अब हम देखिए, अगर ये दिलीप कुमार साहब थे, यूसुफ पठान उनका नाम था, लेकिन चेंज करके उनको दिलीप कुमार कहा गया, फिर कहा गया कि अनसक्सेस से वो सक्सेस की तरफ बढ़ते गए।
ये है, ऐसा है? मेरा रीजन एक्चुअली ये नहीं था। मेरा रीजन एक बहुत ही लॉजिकल रीजन था जो विक्रम भट्ट साहब ने मुझे जब सजेस्ट किया, तो मुझे लगा क्योंकि ट्विंकल खन्ना ऑलरेडी है, अक्षय कुमार की बीवी है और वो काफी पॉपुलर है। तो जब आप एक नाम के दो लोग होते हैं तो डायरेक्ट कंपैरिजन होने लगता है, यू नो। और तो उन्होंने बोला कि आपके लिए यू नो बेहतर ये होगा कि लोगों के दिमाग में एक फ्यूजन ना रहे कि आप अपना नाम ट्विंकल से टिया कर दो। और टिया एक बहुत ही फ्रेंडली नाम है, क्योंकि आप कहीं शॉर्ट एंड स्वीट जुबान पे बहुत आसानी से आ जाता है। और एक मेरा पर्सनल ये रीजन था कि मैं जहाँ भी जाती थी लोग ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और मैंने कहा मैं लिटिल स्टार नहीं यार, मैं बिग स्टार हूँ, मैं लिटिल स्टार सो आई थिंक जब विक्रम सर ने मुझे ये जो है जब उन्होंने सजेस्ट किया तो मैंने मेरी मॉम से बात की, ट्विंकल नाम उनका दिया हुआ है। सो उन्होंने बोला अगर आपको लगता है आपके करियर के लिए ये जरूरी है और आपको लगता है तो आप बिल्कुल कर लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दैट्स हाउ किया। उसके बाद आपको लगा कि जो चीजें या ऐसा वाकया हुआ था कि ट्विंकल खन्ना या ट्विंकल वाजपेयी को कंपैरिजन किया जा रहा था? एक्चुअली मुझे याद है, मुझे मेरे फोन पे बहुत फोन आते थे जिसमें वो बोलते थे अक्षय जी के लिए एक फिल्म है, ट्विंकल जी अक्षय जी से बात कर रहे हैं, आई वाज लाइक दिस इज नॉट ट्विंकल, सो व्हाट इज रॉन्ग विद यू, एंड देन आई जस्ट गिव दैट नंबर टू माय मैनेजर। सो ये चीजें हुई हैं आई वुड से, बट ये मुझे पर्सनली लगा ये बहुत लॉजिकल रीजन है बिकॉज़ ट्विंकल खन्ना ऑलरेडी है, वो बहुत फेमस है, वो एक एक्ट्रेस है। सो ट्विंकल वाजपेयी यू नो बेहतर होगा कि हम ना करें, और टिया विल बी अ बेटर चॉइस फॉर या टिया का एक मोटिवेशनल लाइन हम बोल सकते हैं कि है होल्ड योर हेड हाई एंड स्माइल, मेक श्योर द क्राउन स्टेज इंटैक्ट। ये लाइन आपकी परसुएडिंग है आपकी लाइफ में कैसे? क्या इस आपके आंसर से हम ये इंटरव्यू क्लोज करेंगे? वेल मैं ये सोचती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अपना सर जो है कभी शर्म से झुकना नहीं चाहिए। आप ऐसा काम कभी ना करें कि आपको अपने आप पे शर्म आए, क्योंकि बाकी लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जब खुद को शीशे में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मुझे हमेशा वही लगता है कि काम ऐसा करो कि हमेशा आपका सर ऊपर रहे, ताकि आपका जो ताज है वो कभी नीचे ना गिरे। सो दैट्स व्हाई। और तभी ये गाना भी आया वेयरिंग माई क्राउन, और आई होप कि ये गाना बहुत आगे जाए और जो मूवी है आपकी द सीक्रेट डायमेंशन वो शोर मचा दे, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में ये मूवी आपकी जाए। तो इसी साथ टिया वाजपेयी हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर स्टूडियो में, तमाम पहलुओं पे बात की, लेकिन सच बात है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। सक्सेस अनसक्सेस ये चैप्टर है आपके लाइफ के। अनसक्सेस अगर आप हुई है तो सक्सेस की एक राह, एक दरवाजा खुला रहता है। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपकी डोर पे होती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं या किक करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। तो थैंक यू सो मच टिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, और एक शख्स के साथ फिर से हाजिर होंगे।